नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज पुनः एक बार भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा बनता है आपके कंपटीशन में, वनडे कंपटीशन में या टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। दिया है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा? यानी कि कह रहा है किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीस कहा था? तो किसने कहा था हेराक्लीस कृष्ण को? मेगास्थनीज ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भगवान कृष्ण को हेराक्लीस किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो चूँकि वैष्णव मत का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो हुआ था वो गुप्त शासकों के समय में हुआ था, है ना। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस काल में हुआ था? गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्नलिखित में से कहाँ से मिलती है? तो शिव भक्ति के विषय में पूछ रहा है, प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंधु सभ्यता से मिलती है कि शिव की पूजा हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में शिव का उल्लेख किस रूप में हुआ है? तो ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र देवता के रूप में, है ना, रुद्र के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण, है ना, कहाँ से मिलता है? तो लिंग पूजा का स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। अगला प्रश्न है, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो शिव की मूर्ति का पूछ रहे हैं कि मूर्ति बनाकर, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ मिलता है? महाभाष्य, यानी पतंजलि के महाभाष्य से यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिव की मूर्ति बना करके लोग पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां किस काल में बनाई गई? है ना, तो किस काल में बनाई गई थी शिव के साथ विष्णु की मूर्तियां? गुप्त काल में। गुप्त काल सही है। अगला प्रश्न है, भूमरा एवं रचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ। तो यह किस, भूमरा और नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ, यह गुप्त काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यह गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने शिव को डायनोसिस कहा था? तो किस विदेशी यात्री ने शिव को डायनोसिस कहा था? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने शिव को क्या कहा था? डायनोसिस। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में आपके आया है। अगला प्रश्न है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपके वनडे कंपटीशन में आ चुका है। तो एलोरा में जो निर्मित कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, भगवान शिव के 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है? तो भगवान शिव के 18 अवतारों में किसे गिना जाता है? तो लकुलिस को गिना जाता है। इसमें नकुलिस दिया है, तो लकुलिस को गिना जाता है। ये भगवान शिव के 18 अवतारों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 5 बताई गई। तो इनमें पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय सबसे प्राचीन था? तो वामन पुराण में सबसे प्राचीन जो संप्रदाय था वह था पाशुपत संप्रदाय, है ना, सबसे प्राचीन पाशुपत था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद की जानकारी जो है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अगुत्तर निकाय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आते हैं। तो अगुत्तर निकाय से मिलती है जानकारी 16 महाजनपद। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है।
एक तरफ जो है 16 महाजनपद के प्राचीन नाम दिए हैं और एक तरफ आधुनिक नाम दिए हैं। तो आधुनिक नाम क्या दिए हैं, वो राजधानी दिया है। एक तरफ 16 महाजनपद हैं और उसके सामने उसकी राजधानियाँ हैं। तो देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक ना। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, है ना। वत्स की राजधानी कहाँ थी, तो वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, यानी वत्स ही कौशाम्बी था। कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशल कहाँ था, कौशल यानी कि हो गया कौशल का कहाँ, सॉरी ये हो गया गांधार का तक्षशिला, है ना। और गांधार का तक्षशिला हो गया, और सूरसेन का मथुरा हो गया, वत्स का कौशाम्बी हो गया, और कौशल का श्रावस्ती हो गया, है ना, और अंग का चंपा हो गया। यह सही है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो कुड़िक किसे कहा जाता था, अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक, है ना। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कराया था, तो पाटलिपुत्र नामक नगर की जो स्थापना किया था तो उदाइन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदाइन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण मतलब कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया था, तो ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया था, घनानंद को अग्रमीज कहा गया था। किसे कहा गया था, घनानंद को। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत पर पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा किया गया था, है ना, ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया था, तो दारय बहु जो ये प्रांत था, इसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया गया था। तो ये कह रहा है कि ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया, तो दायर बहु ने ऐसा काम किया था। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बितस्ता का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था, पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। इधर दिया है, इधर शासक हैं और उनके जो है वंश उनसे संबंधित है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं क्या सही होगा। बिम्बिसार, तो बिम्बिसार जो है ये किससे संबंधित थे, किस वंश से, हर्यक वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। और बिंदुसार किससे संबंधित थे, तो बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित थे। कालाशोक किससे संबंधित हो, तो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। महापद्मनंद जो है ये किससे संबंधित थे, तो महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपद में 4 को सर्वशक्तिमान माना गया। ये 4 जनपद कौन कौन से थे, तो उसमें आपको मिलेगा मगध था, कौशल था, अवंती था और वत्स था। ये 4 जो है महाजनपद थे, सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली थे। कौन कौन, मगध, कौशल, अवंती और वत्स, ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो प्राचीन ये जनपद है और ये आधुनिक जो है भूभाग कहाँ स्थित है, तो देखते हैं इसको। तो मत्स्य जो जनपद है ये कहाँ है, तो मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर के आसपास है। मत्स्य जो है आधुनिक जयपुर के आसपास है, यानी राजस्थान में है। अगला है,
अवंती कहाँ है? अवंती आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के भाग में है ना, आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के भाग में। अगला है कम्बोज, तो कम्बोज कहाँ है? कम्बोज आधुनिक राजौरी एवं हजारा जिले में है। कम्बोज आधुनिक राजौरी और हजारा जिले में है। अगला है वत्स जनपद कहाँ है? तो वत्स जनपद कहाँ है? यह आधुनिक इलाहाबाद में है ना, वत्स मतलब कौशाम्बी, आधुनिक इलाहाबाद में। अगला है चेंदी, तो चेंदी कहाँ पे है? तो चेंदी आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है चेंदी, ठीक है ना, ये हो गया। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा है? तो मतलब सिकंदर का जो नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो पूछ रहा है कि भारत कितने महीने तक रहा है, तो 19 माह तक रहा था ये, है ना। अगला है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में किया था। देखिए कन्फ्यूजन कर देता है, इसमें 326 ईस्वी में आक्रमण किया था, कभी कभी ईसा पूर्व दे देता है तो लोग भ्रम खा जाते हैं, तो 326 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किसके संपर्क के बाद शुरू हुआ था? पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किसके संपर्क में शुरू हुआ था? तो किसके संपर्क में? ईरानियों के संपर्क में आने के बाद शुरू हुआ था, ठीक है ना, खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो अजातशत्रु के शासन के दौरान मतलब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, यही पूछ रहा है। तो महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, है ना, तो महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है ये शासन काल दिया है शासकों के, और इधर जो है उनको आपको सम्मिलित करना है, मतलब शासन काल सन का जो दिया है ईसा पूर्व में दिया है। तो देखते हैं इसको, देखते हैं। तो बिंबिसार का जो शासन काल रहा है 545 से 453 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का रहा है, ठीक है ना। अजातशत्रु का जो शासन काल रहा है 493 से 461 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन काल रहा है। अगला कालाशोक का जो शासनकाल रहा है, तो कहाँ कब से कब रहा? कालाशोक का 394 से 366 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उदाइन का जो कार्यकाल रहा है, तो उदाइन का 461 से 445 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत, है ना, रोमक एवं पॉलिस को किससे ग्रहण किया था? तो भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत रोमक और पॉलिस को किससे ग्रहण किया था? किससे ग्रहण किया था? यूनानियों से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, है ना, रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। वज्र संघ के विरुद्ध जो है, वज्र संघ के विरुद्ध जो है अजातशत्रु ने क्या किया था? पहली बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग हथियारों के रूप में किया था अजातशत्रु। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? तो मौर्यकाल में सर्वाधिक जानकारी किस स्रोत के द्वारा मिलती है? तो किस स्रोत के द्वारा मिलती है? अभिलेखों द्वारा मिलती है। सर्वाधिक जानकारी अभिलेखी साक्ष्य से मिलती है। अगला है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया? मुद्रा राक्षस में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया कंपटीशन में। अगला प्रश्न है यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस। अगला प्रश्न है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में हुई संधि के बाद सेल्यूकस ने कुछ प्रांत का अधिकार चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। वो कौन असत्य है? मतलब किसको सौंपा था और किसको नहीं सौंपा था? तो कुछ प्रांत जो सौंप दिया था, कौन कौन सा? काबुल था, हेरात था, कंधार, ये सौंप दिया था।
बमियान नहीं था, ठीक है ना, काबुल, कांधार और हेरात था, 3 प्रांत दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म से दीक्षा ली थी? तो किस धर्म से दीक्षा ली थी? जैन धर्म से। जैन संत भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला में उसने उपवास द्वारा प्राण त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक ने किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया? किसके सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था? राधा गुप्त के सहयोग से यह जो है मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से ग्रहण किया था साम्राज्य, तो अशोक किसके सहयोग से ग्रहण किया? राधा गुप्त के सहयोग से। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? बृहत कथा कोश में। हाँ, बृहत कथा कोश में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में किस प्रांत में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक भेजा गया? तो कहाँ पे? तक्षशिला में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये कंपटीशन में आया है। तो तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था अशोक को। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे अवित्रोचेडस कहा था? तो यूनानियों ने किसे अमित्रोचेडस कहा था? बिंदुसार को, है ना। किसे कहा था? बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? तो किस संप्रदाय को आश्रय दिया था? आजीवक संप्रदाय को आश्रय दिया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नाम की गुफा का निर्माण कराया था? तो बराबर पहाड़ी पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए उतारा है? तो आजीवक संप्रदाय के लिए, है ना। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए क्या क्या बनाया था? कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नाम का गुफा बनवाया था। अगला प्रश्न है, बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर के स्थापना किस मौर्य शासक ने कराया था? तो अशोक ने। ये श्रीनगर जो पड़ता है बितस्ता नदी के किनारे, तो ये श्रीनगर की स्थापना किसने कराया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो लाहौरिया नंदनगढ़ में, है ना। मयूर का चिन्ह जो अंकित है अभिलेख के नीचे, वो कहाँ पे है? लाहौरिया नंदनगढ़ में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। मयूर का जो चिन्ह अंकित है लाहौरिया नंदनगढ़ में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर रखा था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। तो इधर प्रांत है, मतलब अशोक का ये प्रांत है और उसकी राजधानी है। तो 4 प्रांत इसके रहे हैं। पहला प्रांत जो है उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला थी, है ना। उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिण पथ की राजधानी सुवर्णगिरी, है ना। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी। प्राची की राजधानी यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी ये। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, ये भी प्रश्न है। अशोक की कलिंग यात्रा पूछ रहा है, मतलब ये अशोक की जो घटनाक्रम है ना, शासक अशोक के जो घटनाक्रम है कब कब हुए थे, यही पूछ रहा है। तो देखते हैं इसको। तो अशोक की कलिंग विजय जो हुई थी वो 8वें वर्ष हुई थी, है ना। अशोक के साम्राज्य के 8वें वर्ष जो है, शासन करने के 8वें वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक की लुम्बिनी यात्रा कब हुई थी? 20 वर्ष में लुम्बिनी यात्रा इसने किया था, ठीक है ना। अशोक को धर्म यात्रा कब हुई थी? 10वें वर्ष धर्म यात्रा। धर्म महापात्र की नियुक्ति कब की थी? तो 14वें वर्ष में धर्म महापात्र की नियुक्ति की थी। इस तरह से दिया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में अशोक के स्तंभों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिल्ली में अशोक स्तंभ को खोजने का श्रेय जो है रिफिन थेलर को दिया जाता है।
है ना, रिफिन थेलर को दिया। रिफिन थेलर ने अशोक के स्तंभ लेख को खोजा था, दिल्ली में अशोक स्तंभ लेख को खोजा था रिफिन थेलर ने। इस तरह से प्रश्न जो है आते रहते हैं, है ना। लुम्बिनी यात्रा जो हुई थी, सही दिया है, हाँ लुम्बिनी यात्रा जो है 20वें वर्ष से, सही बात है। और अशोक का धम्म यात्रा जो हुआ था 10वें वर्ष, 14 वर्ष, सही है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आया है। तो रानी का अभिलेख कौन सा अभिलेख कहलाता है? कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, दिया है इधर सारनाथ, है ना, और इधर संकिसा स्तंभ, रुकमनदेई और रामपुरवा स्तंभ। तो ये प्रतीक चिन्ह बता रहा है, क्या इसके प्रतीक चिन्ह रहे हैं। तो जो सारनाथ स्तंभ है तो सिंह उस का प्रतीक रहा है, ठीक है ना, सिंह उस पर अंकित है। संकिया जो स्तंभ लेख है, हाथी उस पर अंकित है। रुकमनदेई जो अभिलेख है उसमें घोड़ा अंकित है। और रामपुरवा अभिलेख में क्या है? वृषभ अंकित है ना। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? यानी कि मौर्य शासकों के साम्राज्य के बाहर प्रांत माना जाता है, उसे विजित नहीं किया गया था या उसमें शामिल ही नहीं था, तो असम नहीं शामिल था, ठीक है ना। अगला है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा था? यानी कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुकमनदेई का जो स्तंभ लेख था वो सबसे छोटा था, ठीक है ना, रुकमनदेई का। अगला है, अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो अशोक के अब तक 3 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन थी? मौर्यकालीन गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी थी? बराबर की गुफा सबसे प्राचीन गुफा थी, ठीक है ना। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? तो सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख है, ठीक है ना। सबसे छोटा पूछता है तो रुकमनदेई बताए, है ना, और सबसे लंबा मतलब पूछता है तो 7वां होगा, ठीक है ना। अगला है, अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो बुद्ध शाक्य या अशोक नाम मिलता है मास्की लघु शिलालेख से मिलता है। मास्की में अशोक का नाम उल्लेखित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आया है कई बार कंपटीशन में। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रंथ के प्रवचन से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है अशोक ने उपगुप्त से लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आता है, कई बार आया है। तो उपगुप्त से इसने क्या किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक आरमाइक से प्राप्त होता है? यानी अशोक का 2 भाषाओं का जो उल्लेख है, यानी कि अशोक का जो गांधार में मिलता है सारे कुना या सारे कुहना। एक तरह से सारे कुहना एक अभिलेख था जो गांधार में मिला था। इसमें 2 भाषाएं मिलती, ग्रीक में भी लिखा गया है और माइक भाषा में भी लिखा गया है, सारे कुहना में। अगला प्रश्न, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पोलीब्रोथा जो कहा था वो मेगस्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस से कहा जाता था? एग्रोनोमोई का तात्पर्य मौर्य काल में क्या होता था? सड़क निर्माण के अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई कहा जाता था। यानी जो सड़क का निर्माण करता था उसे क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई कहा जाता था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनते हैं, मैंने भारतीय इतिहास के संबंध में, खासकर प्राचीन इतिहास आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में बहुत ही
एक तरह से यूजफुल होंगे, है ना। और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।